डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। और इसको देखना इस तरीके से है कि देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। व्हाट थीम्स डोमिनेट करिम्बॉयज प्ले, कौन सी थीम जो है करिम्बॉय के प्लेस को डोमिनेट करती है। हाउ इज मॉडर्न सोसाइटी पोर्ट्रेड इन द प्ले, और किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी को इन्होंने प्ले में जो है शो किया है। मॉडर्न सोसाइटी को किस तरीके से जो है उसको चित्रित किया है। व्हाट रोल डू वीमेन प्ले इन हिज ड्रामा, उनके ड्रामा में और महिलाओं का क्या रोल है। चौथा क्वेश्चन आता है, हाउ डज द प्ले रिफ्लेक्ट एग्जिस्टेंशियल आइडियाज, किस तरीके के एग्जिस्टेंशियल आइडियाज को उनका प्ले जो है शो करता है। दूसरा, व्हाट फॉर्म्स ऑफ मोरल डिके आर शोन, किस तरीके के मॉरल डिके, मॉरल जो नैतिक पतन है वो दिखाया जाता है। ये मैंने 5 क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, ये सिंपल सा टॉपिक है, इंग्लिश ईयर 3 है, सेमेस्टर 6 पेपर फर्स्ट का ये जो है वीडियो है। कोर्स टाइटल है इंडियन न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। हालांकि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये प्ले प्रिस्क्राइब है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये उपयोगी है। ड्रामा है, यूनिट 8 है, ड्रामा है आसिफ करिम्बॉय का द डोल ड्रमर्स। ये डोल ड्रमर्स है, ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है डोल ड्रमर्स। आप जानिए कि डोल ड्रमर्स, सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए कि डोल ड्रमर्स होता क्या है, डोल ड्रमर्स कहते किसको हैं, डोल ड्रमर्स का मैटर क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है डोल ड्रमर्स। इसको आपको समझना होगा कि डोल ड्रमर्स जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फालतू बातें करते हैं, या केवल उनकी बातें ही रहती हैं, उनकी कुछ ये नहीं होती है, जो एक्शन नहीं होता है किसी चीज़ पर, उसी को डोल ड्रमर कहा जाता है। तो इसी पर ये वीडियो है, बहुत शानदार तरीके से आप इसको देखिएगा। आसिफ करिम्बॉय 1928 to 2008 was one of the most important modern Indian English dramatists। आसिफ करिम्बॉय जो थे वो 1928 से लेकर 2008 तक के सबसे जो है भारतीय इंडियन जो है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस राइटर थे या ड्रामेटिस्ट थे। ही देखिए यहाँ पे हिज होना चाहिए, हिज प्लेड अ की रोल इन गिविंग इंडिया। वो जो है उनके जो प्लेयर्स जो थे क्या थे, अ की रोल है इन गिविंग इंडिया इंग्लिश ड्रामा अ न्यू डायरेक्शन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इनके प्ले ने जो है इंडिपेंडेंस के बाद एक नया रूल दिया था, एक नया की रोल दे दिया था, उसको एक नया तरीका दे दिया था। और उनके प्ले ने इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद। करिम्बॉय रोट मोर देन 30 प्लेज, करिम्बॉय ने मोर देन 30 प्लेज लिखे हैं। एंड इंट्रोड्यूस बोल्ड थीम्स सच एज पॉलिटिक्स, वायलेंस, रिवोल्यूशन, करप्शन एंड सोशल इंजस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उन्होंने, उनकी जो थीम है वो पॉलिटिक्स पे आधारित होती है, वायलेंस हिंसा पर होती है, रिवोल्यूशन पर होती है, क्रांति पर होती है, करप्शन पर होती है, भ्रष्टाचार पर होती है, और समाज में जो अन्याय है उसके ऊपर भी होती है। He believed that drama should not only entertain but also awaken people's social and political awareness। उनका कहना यह है कि प्ले जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका विश्वास है कि प्ले ऐसा होना चाहिए कि केवल ये इंटरटेन ना करे, बल्कि ये समाज के लिए एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए। उनका कहना यह है कि आदमी को या जो भी उनका प्ले देखे उसके अंदर एक सामाजिक या पॉलिटिकल जागरूकता पैदा हो जाए, राजनीतिक जागरूकता पैदा हो जाए, वो बताना चाहते हैं। हिज प्लेस ऑफन रिफ्लेक्ट द अनरेस्ट फ्रस्ट्रेशन, जो अनरेस्ट फ्रस्ट्रेशन है, यानी उनके जो प्लेज हैं वो ज़्यादातर शो करते हैं, किसको शो करते हैं, अनरेस्ट प्ले जो है, अनरेस्ट के माने जो बेचैन चीज़ें होती हैं या फ्रस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बात करती हैं। एंड कंफ्यूजन, और दूसरी चीज़ उसमें होती है कंफ्यूजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उनकी जो एक और जो थीम होती है उनके प्ले की वो ये होती है कि मॉडर्न सोसाइटी के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, व्हाट शुड टू डू और नॉट शुड टू डू, इस तरीके की चीज़ों पर उनका प्ले होता है। करिम्बॉय was influenced by contemporary world events, political movement and modern dramatic technique। देखिए
इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि करीम बॉय को कहाँ से ये चीजें मिली थी। तो ये बाय जो है इन्फ्लुएंस थे कंटेम्पोररी वर्ल्ड इवेंट्स, जो वैश्विक स्तर पे जो घटनाएं हो रही थी, वैश्विक स्तर पे जो क्रियाएं हो रही थी, जो चीज चल रही थी, उनसे इनका पॉलिटिकल प्रभावित होता है, स्पेशली पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में। एंड मॉडर्न ड्रामेटिक टेक्निक जो उन्होंने अपनाई थी, वर्ल्ड ड्रामेटिक टेक्निक को इन्होंने अडॉप्ट किया था। अनलाइक ट्रेडिशनल ड्रामेटिस्ट, ही यूज्ड सिंबोलिज्म, सटायर एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जो ट्रेडिशनल ड्रामेटिस्ट होते हैं उनके विपरीत उन्होंने प्रयोग किया था, सिंबोलिज्म को प्रयोग किया था, सटायर को प्रयोग किया था, एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स प्रयोग किए थे इन हिज प्लेस, कि उन्होंने अपने प्लेस में इन सारी चीजों का प्रयोग किया था। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स इंक्लूड द डोल ड्रमर। उनके कुछ जो अच्छे जाने जाते हैं, जो फेमस हैं, उसमें डोल ड्रमर्स है, द हंग्री वंस है, इनकलाब है, एंड द रिफ्यूजीज। ये 3-4 मैंने यहाँ पे दे दिया है, हालांकि लिखा है उन्होंने बहुत ज्यादा। बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न विजन, उनके जो विचार थे, मॉडर्न विचार थे, वो इनके जो है शो करते हैं इन प्लेस में। एंड फियरलेस क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, और जो है निडर होकर के उन्होंने समाज पर क्रिटिसाइज किया है, और जो है उसको कहा है कि देखो आप लोग समाज में ये जो चीजें कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, ये सही नहीं है। आसिफ करीम बॉय इज रिगार्डेड एज ए पॉइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश ड्रामा। इन्हें जो है पॉइनियर माना जाता है, इन्हें जो है अग्रदूत माना जाता है, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा का इन्हें अग्रदूत माना जाता है। जैसे देखिए ड्रामा चेंज होता रहा है, कभी शेक्सपियर का ड्रामा था और कभी और आए, फिर 18वीं शताब्दी आती है, 19वीं शताब्दी आती है, फिर 20वीं शताब्दी आती है, लोगों के थॉट्स चेंज होते हैं, आइडियाज चेंज होते हैं। तो ये मॉडर्न जो ड्रामा आया था, इंग्लिश ड्रामा आया था, उसके ये पॉइनियर माने जाते हैं, अर्थात अग्रदूत माने जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रामा द डोल ड्रमर को देख लीजिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द डोल ड्रमर is a modern political and symbolic play written by आसिफ करीम बॉय। डोल ड्रमर जो है एक मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक प्ले है, जिसको करीम बॉय ने लिखा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। द टाइटल इज हाईली मीनिंगफुल। देखिए बात की मैं पहले भी बता चुका हूं इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो टाइटल है ना वो बहुत ही मीनिंगफुल है। द वर्ड डोल ड्रमर्स रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। देखिए ये इनएक्टिव, यहाँ पे स्टेट के माने स्थिति है, इनएक्टिविटी की स्थिति को बताता है, एंड स्टैग्नेशन को बताता है। स्टैग्नेशन माने निष्क्रियता को बताता है, रुद्धता को बताता है कि आदमी क्या करता है। वाइल ड्रमर्स, जबकि ड्रमर्स सजेस्ट लाउड नॉइज एंड एक्साइटमेंट। और जो क्या कर रहा है कि जबकि ड्रमर्स का जो अर्थ होता है लाउड नॉइज एंड एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जोश के साथ कोई कहता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। उसी के बारे में ये बात की जा रही है कि ये जो दो वर्ड इन्होंने प्रयोग किया है, एक तो प्रयोग किया है डोल और दूसरा इसमें वर्ड आया है ड्रमर, इसको उन्होंने मिक्स करके डोल ड्रमर बताया है। तो इनका जो है ड्रमर जो है वो बता रहा है कि एक्स्ट्रा नॉइज, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि लोग शोर करते हैं, चिल्लाते हैं किसी चीज पर, लेकिन जब उनको कुछ चीजें, कुछ पैसे, कुछ ये चीजें मिल जाती हैं तो अपने सारी चीजों को भूल जाते हैं, अपने जैसे लगता है उनके सारे दुख सुख खत्म हो गए, इस तरीके की चीजें आती हैं इसमें। द ड्रामा डज नॉट फॉलो अ ट्रेडिशनल प्लॉट। ये एक ट्रेडिशनल प्लॉट को फॉलो नहीं करता है। इंस्टेड इट यूजेज सिंबोलिज्म एंड सटायर टू क्रिटिसाइज मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड सोसाइटल हिपोक्रेसी। ये क्या कहता है कि इंस्टेड इट यूजेज सिंबोलिज्म, ये जो है क्या करते हैं कि ये फॉलो नहीं करते ट्रेडिशनल प्लॉट को, बल्कि उसके विपरीत ये सिंबोलिज्म को, सटायर को, व्यंग को और क्रिटिसाइज मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट, और जो मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके ऊपर जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं। सोशल हिपोक्रेसी को भी बताते हैं, समाज की जो पाखंडता है उसके बारे में भी वो बात करते हैं इस प्लेस में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सोशल हिपोक्रेसी क्या है, सामाजिक पाखंड क्या है। समाज में लोग करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और फिर कुछ ही देर के बाद उनके सारे जो है सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, वो सारे सिस्टम को अवॉइड कर जाते हैं। तो वही कहते हैं कि हिपोक्रेसी, दैट कैरेक्टर रिप्रेजेंट confused individuals and irresponsible leaders who talk about revolution
बट अवॉइड रियल एक्शन। देखिए ये कहता है कि ये कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल्स की व्यक्तिगत जो है कंफ्यूजन को शो करता है, एंड इररिस्पांसिबल लीडर्स को कहता है जो इररिस्पांसिबल है, अर्थात कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो है गैर जिम्मेदार जो है लीडर्स के बारे में बात करता है। हु टॉक्स अबाउट रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, बट अवॉइड रियल एक्शन, लेकिन वो हमेशा रियल एक्शन से दूर रहते हैं। ये मैं बहुत इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सभी लोग जितने लोग जो है थोड़ा सा आप लोग ग्रेजुएट लेवल की स्टूडेंट हैं और आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, आप भी समाज को देखते होंगे, तो हमेशा समाज को एक ग्रुप के माध्यम से नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को एक सामाजिक सिस्टम के साथ देखना चाहिए। और पॉलिटिकल वे से अगर देखते हैं तो पूरे देश के हित को देखना चाहिए कि हमारा क्या हित है, और अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, देश के हित में कर रहा है, तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये जो है मेरा कहना है इसमें, और उसी को ये बता रहे हैं रियल एक्शन से। थ्रू दिस प्ले क्रिम्बॉय एक्सपोजेस द एम्प्टीनेस ऑफ फॉल्स एक्टिविज्म एंड इमोशनल पॉलिटिक्स। इसमें जो है इस प्ले में के द्वारा जो है क्रिम्बॉय एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं एम्प्टीनेस, खालीपन ऑफ फॉल्स एक्टिविज्म, जो बहुत ज्यादा शो करते हैं कि मैं बहुत एक्टिविस्ट हूं, मैं बहुत सक्रिय हूं, वो सक्रियता की झूठी सक्रियता का इसमें शो करते हैं वो। एंड इमोशनल पॉलिटिक्स, और भावुकता से भरी हुई पॉलिटिक्स पर वो जो है बात करते हैं इसमें। द डोल्ड्रमर्स रिफ्लेक्ट द प्ले राइट्स कंसर्न अबाउट मॉडर्न सोसाइटी। जो डोल्ड्रमर्स है ये रिफ्लेक्ट करती है द प्ले राइट्स कंसर्न, जो उसका विचार है अबाउट द मॉडर्न सोसाइटीज, जो ये मॉडर्न सोसाइटी की लैक ऑफ सीरियसनेस, इनके अंदर सीरियसनेस की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, गैर जिम्मेदारी उनके अंदर है, उनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सारी चीजों की कमियों को इस प्ले में वो एक एक करके शो कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, अगर आप इसको देखिएगा। अब आप ये देखते हैं थीम ऑफ द ड्रामा क्या है। देखिए मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं, इंट्रोडक्शन में भी थीम आई जाती है, लेकिन थीम में एक अलग चीज होती है, इसको भी आपको समझना होगा ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप इनके ऊपर। अगर आप थीम को समझ जाते हैं ड्रामा की, तो ड्रामे की थीम और समरी अगर आप समझ जाते हैं तो ये आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में समझिए थीम क्या है डोल्ड्रमर की। द सेंट्रल थीम ऑफ द डोल्ड्रमर इज पॉलिटिकल कंफ्यूजन। सबसे पहली जो चीज है कि इसमें पॉलिटिकल कंफ्यूजन है एंड सोशल स्टैग्नेशन है। इसमें जो सामाजिक जो है निष्क्रियता है, रुद्धता है, स्टैग्नेशन है कि सामाजिक निष्क्रियता है, समाज के लोग भी निष्क्रिय हैं इसमें। द प्ले क्रिटिसाइजेस पीपुल हु अपीयर्स एक्टिव। ये समाज जो प्ले उसको उनको क्रिटिसाइज करता है जो दिखाते हैं अपने को एक्टिव एंड रिवोल्यूशनरी, और जो है कहते हैं कि नहीं हम रिवोल्यूशन लाएंगे, हम क्रांति लाएंगे, बट आर एक्चुअली डायरेक्शनलेस। लेकिन उनका जो है वो डायरेक्शनलेस है एंड इनएक्टिव है, और वो निष्क्रिय लोग हैं। ना उनका कोई डायरेक्शन है कि उन्हें क्या करना है, उनका कोई सिस्टम नहीं है कि उन्हें क्या करना है, और वो निष्क्रिय लोग हैं। करिम्बॉय शोज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज फुल ऑफ नॉइज। देखिएगा डोल्ड्रमर की मीनिंग यहाँ पे, ये जो मॉडर्न सोसाइटी है वो फुल ऑफ नॉइज है, स्लोगन नारे हैं, एंड इमोशनल एक्साइटमेंट। लोग भावुकता में एकदम जो है डूबे रहते हैं, उनके अंदर एकदम इमोशनल ये होती है, भावुकता होती है, भावुकता में डूबे रहते हैं। तो लेकिन वो होता क्या है इसमें, होता है फॉल्स रिवोल्यूशन, स्लोगन्स, इमोशनल एक्साइटमेंट, इट लैक्स रियल कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अंदर ना रियल कमिटमेंट की कमी होती है, अर्थात जो है ये लोग अपनी सही चीज को करना नहीं जानते हैं। इन लोगों के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बस शोर शराबा हंगामा करके ये चलते बनते हैं, ये चीज आती है। Another important theme is false revolution। दूसरी चीज है false revolution आता है, जो हम कहते हैं कि क्रांति है या चेंजिंग है, ये कहते हैं, इसको कहता है कि इसमें एक false revolution की दूसरी इसकी थीम बताई गई है। The character speaks loudly about change। रिवोल्यूशन के माने होता है चेंज, तो कहता है कि लोग लाउडली अबाउट चेंज, चेंज के बारे में बात करते हैं, एंड रिबेलियन, और इसको जो विद्रोह भी करते हैं। बट आगे होता क्या है, बट देयर एक्शन आर शैलो
एंड मीनिंगलेस, लेकिन उनका जो एक्शन होता है वो शैलो होता है, छिछला होता है, उसमें कोई गहराई नहीं होती है। देखिए एक चीज यहाँ पे जान लीजिए कि क्यों अक्सर आप देखते हैं कि जो रिवोल्यूशनर होते हैं और किसी के खिलाफ जो है रिबेलियंस होते हैं, विद्रोह करते हैं किसी रूल के खिलाफ, तो पिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डेप्थनेस नहीं होती है। तो अगर आप डेप्थनेस के साथ किसी बात को कहेंगे तो वो बात सभी लोग सुनेंगे, और वो पिट जाते हैं, पिट करके घर चले जाते हैं। तो यही चीज है। ये कहता है कि रिबेलियंस होते हैं, बट देयर एक्शंस आर शैलो एंड मीनिंगलेस। Through satire, the playwright exposed the hollowness of the such political movement। और इसी सटायर के थ्रू जो है प्लेराइट जो है अर्थात कर्मभॉय जो है वो शो करते हैं खोखलापन ऑफ द सच पॉलिटिकल मूवमेंट। इस तरीके के पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में के खोखलेपन को शो करना चाहते हैं। अगली थीम जो आती है, द थीम ऑफ फ्लेवर ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण थीम है, वो फ्लेवर ऑफ लीडरशिप की है। लीडर्स मिसगाइड द मासेस, जो कम्युनिटी है उसको ये लोग मिसगाइड करते हैं, एंड मासेस ब्लाइंडली फॉलो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल पर्पस ऑफ चेंज। और पब्लिक क्या होती है, मास क्या होता है, ये जो मास होती है वो ब्लाइंडली फॉलो, ये अंधभक्ति की तरीके से फॉलो करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे, द रियल पर्पस ऑफ चेंज, रियल की चेंज का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके जो है वो अंधभक्त की तरीके से उसको फॉलो करते हैं। दिस रिजल्ट इन चाओस रादर देन प्रोग्रेस। और ये जो रिजल्ट करता है, ये करता क्या है, और जो चीज ये आती है, ये रिजल्ट क्या देता है, ये अराजकता का देता है, और रादर देन प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस की अपेक्षा ये अराजकता को महत्व देता है, या महत्व का जो है ये रिजल्ट मिलता है कि अराजकता फैल जाती है। जो इस तरीके के जो रिवोल्यूशंस होते हैं, जो इस तरीके के पॉलिटिकल नारे होते हैं, उन नारों से अराजकता फैल जाती है। आगे देखिए, करीम्बॉय आल्सो हाईलाइट सोशल हिपोक्रेसी। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि इसमें जो है करीम्बॉय ने जो है हाईलाइट क्या है, सामाजिक हिपोक्रेसी को, सामाजिक पाखंड को। पीपुल प्रिटेंड टू फाइट फॉर द जस्टिस बट देयर मोटिव्स आर सेल्फिश। देखिए, लोग लगता है कि लोग प्रिटेंड माने बहाना करना कि वो लगते हैं जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बट देयर मोटिव्स आर सेल्फिश, लेकिन उनके जो विचार होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। तो यही चीज इसमें इस बात को दूसरी जो है ये इसमें एक थीम बताई गई है। जैसे कि आप देखिए कि एक बार मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। आप देखते होंगे कि एक संगठन होता है, कोई छोटा सा संगठन है, उस संगठन बनाया जाता है और उसमें जो है बहुत कम उनकी इनकम होती है, लेकिन फिर भी उनका जो लीडर होता है वो बढ़िया गाड़ियों से चलता है, 4 व्हीलर से चलता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, जरा कभी सोचिए इस बारे में कि ये जो हमारे लीडर हैं तुरंत बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से पा जाते हैं। तो इस चीज पर यह वर्णन करता है। आगे देखिए समरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि समरी आपको अवश्य समझना चाहिए, थीम समझना चाहिए और समरी। इंट्रोडक्शन तो एक इंट्रोडक्शन है, आपको जानना जरूरी है। और इसको मैं सारे जो प्लेज हैं, पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, जो भी हैं, मैं उनको 4 फॉर्म में डिवाइड कर देता हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट या राइटर्स होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है, फिर उसके बाद थीम होती है, समरी होती है। तो देखिए ये आखिरी है समरी। द डोल ड्रमर वॉज रिटन बाय आसिफ करीम्बॉय इन 1960। ये 1960 में करीम्बॉय के द्वारा लिखी गई थी। वॉज द फर्स्ट स्टेज्ड इन 1969। ये 1969 में स्टेज पर इसको शो किया था, बट इट वॉज लेटर बैंड बाय द स्टेट सेंसर्स। बल्कि बाद में इसको बैन कर दिया गया था स्टेट सेंसर के माध्यम से। आप जानते हैं फिल्म सेंसर होता है, उसने इसको बैन कर दिया था। द टाइटल डोल ड्रमर्स इज वर्ड क्वाइंड बाय करीम्बॉय। ये जो डोल ड्रमर वर्ड्स है ये डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, आप कितना भी खोजेंगे ये मिलेगा नहीं। इज अ वर्ड क्वाइंड बाय, गढ़ा गया है बाय करीम्बॉय, ये करीम्बॉय के द्वारा ये गढ़ा गया है हिमसेल्फ, एंड इज हाईली सजेस्टिव, और बहुत ही सजेस्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ये जो है एक इंपॉर्टेंट सजेशन देता है और क्या कहता है कि इसको बता देता है कि ये डोल ड्रमर है क्या चीज।
ये शो कर रहा है इसी बात को। आगे देखिए, हॉबियन-बावर्स एक्सप्लेन्स दैट द टर्म रिफर्स टू अ ग्रुप। ये जो क्रिटिक है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द टर्म रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ यंग पीपुल। ये टर्म जो है एक यंग पीपुल के ग्रुप को ये करता है, रिफर्स करता है। लिविंग इन अ स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन, जो स्टैग्नेशन की स्थिति में रहता है अर्थात निष्क्रियता की स्थिति में वो रहते हैं। एंड और सिनिसिज्म, सिनिसिज्म के माने भी यही होता है दोषदर्शिता यानी उदासी मत, है ना। ये जो ये होता है सिनिकल जिससे बनता है, सिनिकल है उसी से सिनिक्सिज्म है, उदासी मत। इनका जो मत जो होता है ना वो उदास होता है, कोई इनके अंदर ठोस नहीं होता है। आगे देखिए, ये कहते हैं these young people, men and women, live in a shack on the fashionable जुहू बीच इन बॉम्बे। ये कहता है कि ये लोग रहते कहाँ का इनने इमेजरी शो की गई है कि ये जो लोग हैं ना ये रहते कहाँ हैं, ये जो नौजवान मर्द हैं औरतें वो कहाँ रहते हैं। शैक, शैक के माने होता है, देखिए शैक के सिंपल मीनिंग जो अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो शैक के माने जो बोरा होता है जिसमें आपके यहाँ गेहूं और चावल आता है। तो यहाँ शैक के माने एक मामूली झोपड़ी जो टाट से टांग करके, पहले उसी बोरे से टांग करके बनाई जाती थी, पहले वही रहा। अब फिर बाद में प्लास्टिक आई है, प्लास्टिक बाद में बहुत आई है, तो उसको जो है उसी को सैक कहा गया। उस झोपड़ी को भी सैक इन्होंने कह दिया है जो उस बोरे से बनाई जाती थी। आज उसको कुछ भी कह देते हैं, झोपड़पट्टी लोग बोलते हैं बॉम्बे में। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो झोपड़पट्टी उसको बोलते हैं। तो ये झोपड़ी होती है ऑन द फैशनेबल जुहू बीच, ये जुहू बीच पर रहते हैं इन बॉम्बे। दे हैव नॉट वर्क सीरियसली, ना वो कभी सीरियसली काम करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय, आर कॉट बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन, और वो जो फंसे हुए रहते हैं, काट के माने यहाँ पे फंसे हुए हैं, रियलिटी और इमेजिनेशन, कल्पना और वास्तविकता के बीच में वो लोग फंसे रहते हैं। देयर अर्लियर आइडियलिज्म हैज ग्रेजुअली टर्न इनटू ए सिनिसिज्म, और उनकी जो अर्लियर आइडियलिज्म जो होता है, जो उनका आदर्शवाद होता है, वो सिनिसिज्म में चेंज हो जाता है। उनका धीरे धीरे जो ग्रेजुअली के माने धीरे धीरे क्रमशः उनके जो आइडियलिज्म होते हैं वो धीरे धीरे किसमें, दूरदर्शिता और जो है सिनिसिज्म में अर्थात उदासी में या उदासी मत में फैल जाते हैं। ये हो जाते हैं कि अरे यार अब कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो जाने दो इसको। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर ड्रॉन फ्रॉम द मासेस, और उसी मास से, उसी कम्युनिटी से इसके कैरेक्टर को लिए गए। द प्ले मेनली फोकस ऑन 4 यंग पीपुल, ये 4 लोगों के, 4 नौजवान लड़के, उन्हीं के ऊपर ये फोकस करता है, जिसमें एक है टोनी है, जो है, रीता है एंड लीसा है। टोनी प्लेज द गिटार एंड इज डिस्क्राइब्ड एज इंटेलेक्चुअली डल। वो क्या है कि सबसे पहला जो इसमें टोनी आता है वो गिटार बजाता रहता है। एंड इज डिस्क्राइब, और उसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है, उसको इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि वो एक जो है ना डल टाइप का, सुस्त टाइप का, एक अपने को तो शो करता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन इनफैक्ट वो एकदम सुस्त टाइप का आदमी है। एज ब्रेनलेस एज द बनानास, देखिए ये एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज आया है, एज ब्रेनलेस एज बनानास। इसका मतलब ये होता है केले की तरह बेवकूफ। एक मुहावरा है, ये मैंने आपको किसी और भी वीडियो में मैंने बताया है कि जो एक मूर्ख आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है, बेवकूफ या सामान्य ज्ञान की कमी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये जो फ्रेज है। तो ये जान लीजिए कि एक ऐसा फ्रेज है जो ऐसे तरीके को बताता है कि जो थोड़ा सा मूर्ख हो या जो है उसको कुछ पता ना हो, लेकिन वो अपने को बहुत ज्यादा समझदार मानता है कि मेरे अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन वो होता क्या है, बिल्कुल जो है किस तरीके से होता है, एज ब्रेनलेस एज अ बनाना। बनाना के अंदर तो दिमाग होता नहीं है, आप जानते ही हैं। जो ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो इसमें है, जो है ऑन द अदर हैंड इज एन इंटेलेक्चुअल एंड वुड बी PhD, और जो है
दूसरा जो है जो PhD हो सकता है। He appears as a philosopher trying to reach out to ideas and meaning in life। ये क्या कहता है? He appears as a philosopher, वो फिलोसफर की तरह शो करता है अपने को, फिलोसफर की तरह ट्राइंग टू रीच आउट, और वो पहुंचा जाता है टू आइडियाज, विचारों पर, एंड मीनिंग इन द लाइफ, और मीनिंग के चाहता है कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, वो इस यहां तक पहुंचना चाहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। उसका बस स्वप्न ही रहता है कि मैं जान जाऊं कि जीवन क्या है, ये है वो है, उसी जगह। अब अगला जो इसमें आता है, रीता इज अ प्रिटी गर्ल who wants to be loved and is extremely possessive about Tony। वो जो है रीता एक पेटी सुंदर लड़की है जो want to be loved, जो चाहती है कि उसे प्यार किया जाए, एंड इज एक्सट्रीमली पोसेसिव, और जो है वो अपना ये समझती है, उसको अपना उसके ऊपर मालिकाना हक समझती है अबाउट द टोनी, टोनी पर वो अपना जो है मालिकाना हक समझती है। यानी कि टोनी जो पहला आदमी है, जो पहला कैरेक्टर आया है उसके बारे में, और फिर उसके बाद उसी पर ही अपना हक समझती है। लीजा इज ऑल्सो इन लव विथ टोनी, और लीजा भी टोनी से प्यार करती है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो लड़कियां हैं और दोनों टोनी से ही प्यार करती हैं। Conflict arises when Rita discovers that Lisa has gifted a watch to Tony। कॉन्फ्लिक्ट यहीं से इसमें क्रिएट होता है, झगड़ा यहीं से शुरू होता है कि जब रीता को यह पता लगता है कि लीजा ने टोनी को एक घड़ी गिफ्ट किया है, विच मेक्स हर जेलस, जो उसे जेलस बना देती है, वो उससे जलने लगती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब उसको ये पता लगता है कि उसकी जो एक और जो लड़की है वो उसको जो है टोनी को गिफ्ट दे दी है, उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है और यहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है। However, jealousy, in order to keep Tony under her control, in order to keep Tony को अपने under her control, रीता decides to buy him gifts, और रीता सोचती कि मैं उसके लिए भी एक गिफ्ट करूं। However, टोनी becomes upset, और जब होता क्या है कि टोनी अपसेट हो जाता है when he learns about रीता's affairs with अंकल लॉलीपॉप, और फिर उसके बाद जब पता लगता है कि रीतास का अफेयर अंकल लॉलीपॉप से चल रहा है तो वो जो है थोड़ा सा फेडअप हो जाता है। एज ए रिजल्ट ही बिहेव्स रेडली एंड इग्नोर्स रीता, और जिसके कारण रिजल्ट है जब उसको पता लग जाता है कि वो किसी और से प्यार करती है, किसी के ऊपर उसका और भी ध्यान है, तो वो उससे जो है उससे रेडली बिहेव करने लगता है एंड इग्नोर्स रीता, और रीता को इग्नोर करने लगता है। ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें पता ये लगता है कि वो जब उसको पता लग जाता है तो वो जो है उससे दूर हो जाता है। रीता लेटर टेल्स लीजा, बाद में रीता जो है लीजा को बताती है दैट शी इज कैरिंग जोस चाइल्ड, कैरिंग जोस चाइल्ड अर्थात वो कैरी कर रही है जोस के बच्चे को। ओवरकम बाय गिल्ट, अपनी जो गिल्ट से रीता अटेम्प्ट सुसाइड बट इज सेव्ड। रीता क्या करती है, वो लीजा को तो बताती है कि वो उसका बच्चा कैरी कर रही है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे बचा लिया जाता है। लेटर इन द प्ले इट इज रिवील्ड दैट जो अल्टीमेटली कमिट सुसाइड, और आगे क्या होता है कि जो जाकर के सुसाइड कर लेता है। एट द एंड टोनी रियलाइज दैट ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और अंत में टोनी को ह्यूमन रिलेशनशिप का जो है सही पता लगता है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन हिज सॉन्ग, जो उसके सॉन्ग में पता लगता है। कॉज आई अंडरस्टैंड, कॉज आई अंडरस्टैंड नाम से एक सॉन्ग होता है, उसी पर ये बात करता है और उस पर जो है उसको समझ में आता है कि मैंने क्या किया है और रिलेशनशिप क्या होती है, रियल रिलेशनशिप क्या होती है, इन सारी चीज़ों को वो समझ जाता है। क्रिटिक M.K. नाइक observes that Boyce has sensitively portrayed the life of shack dwellers, their poverty, quarrels, love
एंड स्मॉल चॉइस। देखिए यहाँ पे क्रिम्बॉय का जो प्ले है उस पर जो M.K. नायर से ऑब्जर्व करते हैं, जो क्रिटिक हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और वो कहते हैं कि क्रिम्बॉय का जो है सेंसिटिवली पोर्ट्रेट की बहुत ही सेंसिटिव फॉर्म में बहुत ही गहराई से क्या क्या है पोर्ट्रेट क्या है, चित्रण क्या है द लाइफ ऑफ सैक ड्वेलर्स। जो सैक ड्वेलर्स हैं अर्थात उस झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में इसने बात किया है कि जो इम्पोर्टेंट जो बीच बात आती है कि ये जो इनकी रियलिटीज़ है ये इसके बारे में बताता है कि ये लोग हैं किस तरीके के, जो सैक ड्वेलर्स हैं अर्थात सैक में रहने वाले लोग हैं, उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी हकीकत क्या है, उनकी क्वारल क्या है, किस तरीके का उनका प्यार होता है, किस तरीके से उनके छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको इन्होंने बड़ी शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। ये M.K. नायर का कहना है। He successfully brings out their basic humanity and present a sympathetic स्टडी ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ही सक्सेसफुली ब्रिंग्स आउट, वो बाहर निकालता है देयर बेसिक ह्यूमैनिटी, जो उनकी बेसिक मानवता है वो उसको बाहर निकलता है, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करता है एज सिंपैथेटिक स्टडी, और उसके ऊपर अर्थात स्टडी के माने यहाँ पर यह है कि अध्ययन करना होता है लेकिन उनकी एक गहराई का अध्ययन ला के प्रस्तुत कर देता है ऑफ दैट म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप है उसको ला करके वो प्रस्तुत कर देता है। The characters are driven mainly by the basic human needs such as food and sex। जो ये कैरेक्टर्स हैं ये ड्राइव करते हैं किस लिए, मेनली बाय बेसिक ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है जिसमें उन्होंने दो चीजों को दिखाया, फूड और सेक्स को उन्होंने दिखाया है। दो, रीता स्टैंड अपार्ट, रीता अलग है, एज सी वैल्यूज लव मोर देन पर्सनल कंफर्ट। वो जो है रीता जो है वो बताती है कि वो स्टैंड्स अपार्ट, वो थोड़ा सा अलग है, एज शी वैल्यूज लव, वो लव को वैल्यू देती है मोर देन पर्सनल कंफर्ट, पर्सनल कंफर्ट के बदले वो लव को वैल्यू देती है, लव को समझती है कि लव एक अच्छी चीज है। आगे देखिए मैंने बताया था कि डोल ड्रमर को बैन कर दिया गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। द बैनिंग ऑफ द डोल ड्रमर्स लेट क्रिम्बॉय टू राइट थॉर्न्स ऑफ ए कैनवास। ये जो है उन्होंने जब उसके डोल ड्रमर पर बैन हो गया तो उन्होंने एक थॉर्न्स ऑफ द कैनवास लिखा था एज सैटारिकल प्ले टारगेटिंग आर्ट एकेडमिक्स, और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्ले लिखा था और उस पर जो है उस पे बेसिकली जो है उसको कमेंट किया था किसको, एकेडमिक्स पे, एकेडमिक पर जो उसने जो टारगेट किया था कि जो एकेडमीज होती हैं यानी कि जो इसको रोकने वाली एकेडमीज होती हैं, तो सेंसर बोर्ड पर कह लीजिए कि उसने सेंसर बोर्ड पर उसको क्या किया था, कमेंट किया था। इट प्रेजेंट कैरेक्टर्स लाइक मालती हर पावरफुल फादर, इसमें जो है ये एक कैरेक्टर प्रेजेंट करता है मालती को, हर पावरफुल फादर जो उसके पिता बहुत पावरफुल हैं, याकूब एंड नफीसा, एंड एक्सपोज हिपोक्रेसी, और शो करता है हिपोक्रेसी को, पाखंड को, डिसइल्यूजनमेंट को भी वो शो करता है अर्थात निराशा या भ्रम को भी वो शो करता है, एंड द हार्श रियलिटीज, और जो ऑफ लाइफ जो जीवन की जो रियलिटीज है उसको भी ये शो करती है, जो कड़ी रियलिटीज है, जो कठोर वास्तविकताएं हैं उसको भी ये शो करता है। क्रिम्बॉय हाईलाइट्स द गैप बिटवीन द इल्यूजन एंड द रियलिटी, सॉरी थ्रू दिस प्लेस क्रिम्बॉय हाईलाइट्स, इन प्ले के माध्यम से वो क्रिम्बॉय जो है शो करता है द हाईलाइट करता है द गैप को बिटवीन इल्यूजन, जो भ्रम है, एंड रियलिटी, भ्रम और रियलिटी के बीच के गैप को वो शो करता है इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो है क्रिम्बॉय का किस तरीके का प्ले होता है और ये प्ले में क्या क्या चीजें आई थी, ये सारी चीजें बता दिया है आपको। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसकी आप हिंदी भी देख सकते हैं, थोड़ा मैंने इसको हिंदी दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी पे बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड नहीं रहना है, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे पास करके इसको देख सकते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं।
के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, मैं आपको बार बार ये चेतावनी देता हूं, क्योंकि अगर इसके ऊपर डिपेंड हो जाइएगा तो आपकी इंग्लिश बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि मैंने ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उन 5 क्वेश्चंस के ये आंसर हैं। इसको भी मैं सिस्टम से चला दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसको आप देखिएगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको समझ में आता रहे। मैं एक एक पार्ट स्क्रीन पे दे रहा हूं ताकि आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक करके वीडियोस को, जैसे भी ये हो, एक एक पार्ट के लेते रहिए ताकि आपको पूरी चीज पता लग सके कि इसमें क्या है। मैं रोक दे रहा हूं इसलिए ताकि आपको कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो, आराम से इसको देखते रहिए। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका 5वां क्वेश्चन आ गया है, व्हाट फॉर्म्स ऑफ मोरल डिके आर शोन। इसको भी आप देख लीजिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आप आंसर समझ लिए हैं, और आंसर समझने के बाद इसको सारे क्वेश्चंस को आराम से देखिएगा। थोड़ा सा मैं जो है हाथ अपना फास्ट चला दिया हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में, तो थोड़ा सा आप रोक करके इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अध्ययन करके आप प्रयास कीजिएगा कि आपके मार्क्स अच्छे आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।